हेलो व्यूअर्स, सो वी अगेन वेलकम यू इन आवर न्यू वीडियो जिसमें हम अब कुछ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टिपिकल टॉपिक्स को समझेंगे जो कि बहुत लोगों को समझने में प्रॉब्लम आती है और ये एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है आपकी सेकेंडरी इनकम का, पैसिव इनकम का। आप इसमें इसको समझने के बाद इसके थ्रू स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा रिवेन्यू अर्न कर सकते हैं। इसकी कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, उनको भी हम आगे समझेंगे, बट लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। सो इस वीडियो के साथ अब हम शुरू करते हैं। पहले हम समझने जा रहे हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ये एक काइंड ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। डेरिवेटिव क्या होता है? जो अपनी वैल्यू किसी असेट के थ्रू डिराइव करता है, उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वैल्यू किसी असेट से डिराइव होती हो। जैसे अगर मैं इसको लेमैन लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो अगर हम बेटिंग करते हैं, दो लोग बेटिंग कर रहे हैं, तो हम बेटिंग क्या कर रहे हैं? जैसे कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, आईपीएल, हम बेटिंग कर रहे हैं कि राजस्थान रॉयल्स आज 170 रन्स बनाएगी और सामने वाला बेटिंग कर रहा है कि वो 170 नहीं बना पाएगी, उससे पहले आउट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हमारी जो बेटिंग है वो किस पे डिपेंडेंट है? मैच पे डिपेंडेंट है। तो हमारी वैल्यू कहाँ से डिराइव हो रही है? उस मैच से डिराइव हो रही है। हम डायरेक्टली कोई बाई और सेल नहीं कर रहे हैं कुछ। हमारा जो अर्निंग का सोर्स होगा, जिस वजह से मैं जीतूंगा अगर 170 वो बना लेती है राजस्थान रॉयल्स, अगर नहीं बनाती तो आप जीतोगे। वो वैल्यू कहाँ से डिराइव हो रही है? उस क्रिकेट मैच से। सेम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अब वो अपनी वैल्यू कहाँ से डिराइव करता है? किसी अंडरलाइंग असेट से। उसको हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस कहते हैं। इसमें कोई भी एसेट हो सकती है। जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल। इसको एक बेसिक लेमैन लैंग्वेज में समझने के लिए हम ये समझते हैं कि जैसे हमने कोई एक्सपोर्ट किया इंडिया से बाहर, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आया, डॉलर आया। लेट से हमने अमेरिका को कुछ सेल किया था, कुछ कपड़े सेल किए थे, उसके बदले में हमें डॉलर्स मिले। अब हम उस डॉलर को हमने रखा हुआ है, बट अब हमें फ्यूचर में हम सोच रहे हैं इससे कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए, क्योंकि डॉलर से इंडिया में तो हम खरीद कुछ सकते नहीं बिना उसको कन्वर्ट किए इंडियन रुपीस में। तो अब हम क्या सोच रहे हैं? इसको असेट की तरह स्टोर रखने के लिए और इससे कुछ पैसा अर्न करने के लिए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? अब स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि आप प्रिडिक्शन करते हो कि फ्यूचर में आने वाले किसी डेट पे इस डॉलर का प्राइस क्या होगा। अगर आपको लगता है कि ये डॉलर का प्राइस बढ़ने वाला है तो आप उसका कॉल ऑप्शन लेते हो। कॉल ऑप्शन क्या होता है वो मैं आगे समझाऊंगा, अभी मैं डेरिवेटिव समझा रहा हूँ। तो मैंने क्या प्रिडिक्ट किया कि डॉलर का प्राइस बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में, तो हमने उसका कॉल ऑप्शन लिया। अगर डॉलर का प्राइस बढ़ता है तो हमें उससे क्या होगा? बेनिफिट होगा। अगर डॉलर का प्राइस बढ़ गया, अगर नहीं बढ़ता है तो हमको फिर लॉस उठाना पड़ेगा। तो ये एक तरह का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वैल्यू कहाँ से डिराइव हो रही है? उस डॉलर से डिराइव हो रही है। हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में अपने पास से कुछ सेल नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक बेटिंग है, काइंड ऑफ बेटिंग उसको हम कह सकते हैं, गैम्बलिंग कह सकते हैं इन लेमैन लैंग्वेज। बट फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काफ़ी फंडामेंटल स्टडी के बाद लोग एंटर होते हैं, तो हम उसको गैम्बलिंग नहीं कह सकते अगर हम उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। बट अगर एक बंदा विदाउट एनी नॉलेज एंटर कर रहा है उस मार्केट में, तो वो बेसिकली वो गैम्बलिंग ही करेगा। उसको आइडिया है नहीं कि हाउ डज दिस फ्यूचर एंड ऑप्शन वर्क्स। सो पहले हमको एक अच्छी थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू स्टॉक मार्केट एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन। लेट्स अंडरस्टैंड इट विथ इट्स डेफिनेशन एंड देन वील मूव अहेड टू द एग्जांपल ऑफ इट। पहले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फ्यूचर एक तरह का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। डेरिवेटिव मतलब ये अपनी वैल्यू कहाँ से डिराइव करता है? कोई भी असेट जिसके रिगार्डिंग दो लोग बेटिंग कर रहे हैं कि इसका प्राइस बढ़ेगा या इसका प्राइस घटेगा, उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। वो अपनी वैल्यू किसी और असेट से डिराइव करता है। तो ये एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कोई भी टर्म्स जिसपे दो लोग एग्री करते हो। एक ने एग्री किया है कि मैं आपसे बाई करूंगा, दूसरे ने एग्री किया मैं आपको सेल करूंगा, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट। डेरिवेटिव क्या है? जिस असेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। लेट्स से कि मेरे पास एक हाउस है, मेरे पास एक लैंड है, पीस ऑफ लैंड है।
अब आप क्या बोल रहे हो कि ये आपको लगता है कि इस पीस ऑफ लैंड का प्राइस आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है और मुझे लगता है कि इसका प्राइस नहीं बढ़ेगा, तो आप करोगे क्या? आप मुझसे बोलोगे कि आप मुझे कुछ टोकन मनी दोगे, स्टार्टिंग में दे सकते हो कि आप ये 1 लाख रुपया रखो, और अगर इस डेट पे लेट्स से आफ्टर 2 मंथ्स आपको लगता है कि वहाँ पे कोई एयरपोर्ट बनने वाला है या वहाँ के लैंड की वैल्यू, मेरे लैंड की वैल्यू बढ़ने वाली है, तो आप क्या करोगे? आप मुझे डायरेक्टली परचेज नहीं कर लोगे उसी डेट पे, आप बोलोगे आप ये 1 लाख रुपए टोकन मनी रखो और 2 महीने बाद मैं आपसे ये लैंड खरीद लूँगा अगर मुझे उस टाइम पे ऐसा लगता है कि हाँ मुझे खरीदना चाहिए। लेकिन आप खरीदोगे कब? जब एक्चुअली में उसका प्राइस बढ़ेगा। आप मुझसे एक तरह से ऑप्शन ले रहे हो, राइट ले रहे हो कि मैं खरीदूंगा, लेकिन तभी जब प्राइस मुझे बढ़ता हुआ दिखेगा, और अगर नहीं बढ़ता है तो आप वो 1 लाख रुपए मुझे दे दोगे, वो आपका लॉस हो जाएगा। बट अगर इन केस अपोजिट सिचुएशन होती है, लैंड का प्राइस बढ़ता है, तो जितना भी प्राइस बढ़ेगा, आपने मुझसे तो कॉन्ट्रैक्ट आज ही कर लिया, प्राइस फिक्स कर लिया कि मैं इसी प्राइस पे खरीदूंगा, अब आगे जितना भी प्राइस बढ़ जाएगा वो सब आपका प्रॉफिट हो जाएगा। लेट्स से आज इसका लैंड का प्राइस 1 करोड़ रुपए है, लेकिन आपको लगता है आने वाले 2 महीने में इसका प्राइस 1.5 करोड़ हो जाएगा, तो आपने 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बदले में मुझे दिया 1 लाख का प्रीमियम, और अगर फ्यूचर में जिस डेट पे आप परचेज करोगे उस डेट पे 1.5 करोड़ हो गया प्राइस, तो आपको फायदा कितने का हो जाएगा? 50 लैक्स। लेकिन आपने 1 लाख मुझे ऑलरेडी दे रखा है, तो माइनस वो कर दीजिए, तो आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना हुआ? 49 लाख रुपीस का। लेकिन अगर प्राइस नहीं बढ़ता है, लेट सपोज 1 करोड़ का 1 करोड़ ही रहता है या कम हो जाता है, तो आप नहीं करोगे, वो बाई नहीं करोगे लैंड। उस केस में क्या होगा? आपने जो 1 लाख रुपए प्रीमियम दिया वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा एंड आपका वो 1 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट फ्यूचर एंड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें वैल्यू कहाँ से डिराइव हो रही है? उस लैंड की वैल्यू डिराइव हो रही है। वो कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का हो रहा है कि लैंड की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट होगा, और नहीं भी बढ़ती है, घट या कम हो जाती है, तो प्रॉफिट मुझे होगा, यानी जो सेल कर रहा है। मैंने आपको ऑप्शन सेल किया है, आपने ऑप्शन बाई किया है। ऑप्शन क्या है? एक तरह का राइट है कि आप उस लैंड को परचेज कर सकते हो एट अ फ्यूचर डेट, अगर आपको फेवरेबल लगती है पोजीशन कि आपको प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो फ्यूचर्स क्या है? एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में? बायर एंड सेलर। हमारे केस में मैं सेलर था, आप बायर थे, क्योंकि आप लैंड को बाई करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे फ्यूचर डेट पे, तो आप बायर हो गए, मैं हो गया सेलर। ठीक है, टू बाई एंड सेल एंड अंडरलाइंग एसेट। हमारे केस में अंडरलाइंग एसेट क्या थी? पीस ऑफ लैंड। हमारे केस में अंडरलाइंग एसेट थी पीस ऑफ लैंड एट अ फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट, किसी फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट पे। हमारे केस में क्या था? वो 2 महीने बाद की डेट। आपको लगता था 2 महीने बाद इस सेट का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, तो हमने उसके लिए प्राइस कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया। तो ये था पूरा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट भी बिल्कुल सेम होता है, देयर इज नो एनी डिफरेंस एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट, यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको मैंडेटरी हो जाता है परचेज करना। आपके पास ऑप्शन नहीं है, मतलब उस डेट पे प्राइस जो भी हो लैंड का, आपको कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना पड़ेगा, मतलब आप बाई करोगे और मैं उस डेट को सेल करूंगा ही करूंगा, दोनों के पास ऑप्शन नहीं है। बट ऑप्शंस में क्या है? बायर के पास ऑप्शन होता है। इसको रीड करते हैं एक बार। इट इज द सेम एज फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होता है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट इट गिव्स बायर एन ऑप्शन। किस चीज में डिफरेंस है दोनों में? इसमें बायर के पास एक ऑप्शन होता है, ऑप्शन को हम राइट भी बोल सकते हैं। ऑप्शन टू बाई और सेल द अंडरलाइंग एसेट एट द एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जब एक्सपायर होता है उस डेट पे बायर चाहे तो राइट अपना एक्सरसाइज कर सकता है, अगर उसको लगता है कि मुझे प्रॉफिट होगा, और अगर नहीं लगता है उसको कि लॉस हो सकता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज, अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं करेगा। ये फ्यूचर्स में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, यहाँ पे मैंडेटरी होता है, दोनों को अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म ही करना है, दोनों के ऊपर ऑब्लिगेटरी है। बट यहाँ पे बायर के पास ऑप्शन होता है, वो प्रीमियम का पैसा देके अपना राइट बाई कर लेता है, अगर उसको लगता है कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो वो एक्सरसाइज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। दैट वाज ऑल अबाउट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अब हम इसको एक अच्छे एग्जांपल के साथ फ्यूचर एंड ऑप्शन को समझते हैं। तो अभी जैसे हमने फ्यूचर एंड ऑप्शंस को उनकी डेफिनेशन के थ्रू समझा था,
अब उसको और ब्रेक डाउन करने के लिए और इजी करने के लिए हम उसके एक एग्जांपल के थ्रू उसको और बेटर क्लैरिटी के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये एक एग्जांपल हमने फ्रेम किया है जिसमें अजय और विजय दो फ्रेंड्स हैं। अजय के पास 1 एकड़ ऑफ लैंड है, 1 एकड़ की ज़मीन है उसके पास। विजय सोच रहा है उस लैंड को बाई करने के लिए जिसकी वैल्यू 5 लाख की है जो अजय के पास है। विजय के पास एक इन्फॉर्मेशन है कि अगले 6 महीने के अंदर एक हाईवे प्रोजेक्ट आने वाला है। कहाँ पे? उस लैंड के पास में जो अजय ओन करता है। अजय अब जो विजय है वो विजय क्या सोचता है? विजय सोचता है कि हम कोई सेफ अरेंजमेंट ढूंढे जिससे हमारा ज़्यादा फंड भी ना इन्वॉल्व हो और हमें ज़्यादा लॉस भी ना बियर करना पड़े। तो वो एक अरेंजमेंट के साथ आता है। आइए देखते हैं उसने क्या अरेंजमेंट सोचा हुआ है। तो विजय क्या करता है? एक अपफ्रंट फी पे करता है जिसको हम टोकन मनी या प्रीमियम बोलते हैं। तो वो एक प्रीमियम पे करता है 1 लाख रुपए का, विजय पे करता है अजय को। इसको हम क्या मान सकते हैं? इसको हम मानेंगे कि ये अनरिफंडेबल है, मतलब किसी भी हाल में ये अजय वापस नहीं करेगा विजय को। अजय कौन है? जिसके पास लैंड है। विजय कौन है? जो लैंड को बाई करने के लिए सोच रहा है क्योंकि उसको लगता है कि एक प्रोजेक्ट आने वाला है हाईवे का जिसकी वजह से उस लैंड की प्राइस आने वाले 6 मंथ में बहुत हाई स्पाइक करने वाली है। तो इसकी वजह से वो एक अरेंजमेंट के साथ आता है कि विजय सोचता है कि मैं अजय को 1 लाख रुपए प्रीमियम अमाउंट अभी दे देता हूँ और एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ अजय के साथ। क्या? अगेंस्ट दिस अजय एग्रीज टू सेल द लैंड आफ्टर 6 मंथ्स टू विजय। अजय के साथ वो क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है कि आप 6 महीने बाद मुझे लैंड सेल कर देना अगर मैं ये इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए आता हूँ आपके पास। अभी मैंने आपको 1 लाख टोकन मनी दे दिया, आप उसके अगेंस्ट मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि आप 6 महीने बाद ये लैंड मुझे सेल कर दोगे। मुझे आप राइट दे रहे हो, मैं चाहूँ तो उस राइट को एक्सरसाइज करूँ 6 महीने बाद, चाहूँ तो ना करूँ। अगर नहीं करूँगा तो मेरा लॉस का क्या होगा? मतलब विजय का लॉस क्या होगा? ये 1 लाख रुपए का, क्योंकि ये अनरिफंडेबल अमाउंट है। मैंने दे दिया अजय को लैंड परचेस करने के लिए, अगर मैं नहीं परचेस करता हूँ 6 महीने बाद तो ये पैसा मुझे वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि 6 महीने बाद अजय अपनी लैंड सेल करेगा विजय को। और प्राइस जो है वो आज ही फिक्स हो चुका है, कितने का? 5 लाख रुपए का। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, समझते हैं कि क्या हो सकता है आने वाले फ्यूचर वाले टाइम में, क्या पॉसिबल सिचुएशंस बन सकती हैं। या तो 6 महीने बाद जो वो हाईवे की प्रोजेक्ट की न्यूज़ थी वो सच होगी और वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट अगर आ गया तो उस केस में क्या होगा? लैंड का प्राइस हाई होगा, जाएगा, स्पाइक करेगा। तो विजय अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए आएगा अजय के पास। उसने ऑलरेडी कितना दे रखा है अजय को? 1 लाख रुपए का एग्रीमेंट हो रखा है। तो अब 6 महीने बाद अजय जो है अपनी लैंड सेल करेगा विजय को। कितने में सेल करेगा? जितना प्राइस फिक्स था 5 लाख रुपए का। अब इसके ऊपर जितना भी वो उस टाइम पे प्राइस चल रहा होगा, विजय उस लैंड को उतने में सेल कर देगा। लेट से उस टाइम, जिस टाइम 6 महीने बाद जब विजय परचेस करने आया, उस टाइम का प्राइस हम मान लेते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस। मतलब उस स्पॉट का प्राइस क्या था जब 6 महीने बाद का, आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ स्पॉट प्राइस लेट से 10 लाख रुपीज हो गया। ठीक है, 10 लाख रुपीज का प्राइस हो गया। तो अब इसमें फायदा किसका है? विजय का ऑब्वियसली फायदा है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए आएगा और कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करते ही उसको प्रॉफिट कितने का होगा? 5 लाख की जमीन उसने लिया, 1 लाख का प्रीमियम ऑलरेडी दे रखा है उसने, तो टोटल उसका कॉस्ट कितनी हो गई? 5 लाख प्लस 1 लाख, 6 लाख की कॉस्ट हो गई। सेल कितने में कर देगा वो? जितना करंट प्राइस चल रहा है मार्केट में अभी 10 लाख रुपए। तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 4 लाख का इनिशियली। लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगी उसकी? सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए की। अगर ये ऑप्शंस और फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता और इनका कॉन्सेप्ट नहीं होता तो उस टाइम, उस केस में क्या कॉन्ट्रैक्ट होता? पहले विजय को बाई करना पड़ता 5 लाख की ज़मीन, फिर 6 महीना वेट करता वो, और नहीं बढ़ता प्राइस, तो वो पूरा का पूरा 5 लाख रुपए का उसका एक तरह से नुकसान होता, क्योंकि कोई प्रॉफिट नहीं बना पाता उस लैंड से वो। लेकिन उसने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से कितने का प्रॉफिट जनरेट कर लिया? 4 लाख रुपए का, सिर्फ 1 लाख की इन्वेस्टमेंट से। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डिफरेंस क्या था, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया।
अब ये जो एग्जाम्पल था, इसके थ्रू हमने समझा कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस वर्क कैसे करता है, हम कैसे कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं मार्केट से। तो ये एक तरह का ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बायर के पास ऑप्शन होता है अपनी राइट को एक्सरसाइज करने का, सेलर के पास राइट नहीं होता, सेलर के पास ऑब्लिगेशन होती है। जैसे इस केस में अजय था, अगर विजय आ जाता है बाई करने के लिए लैंड, तो अजय को सेल करना ही करना पड़ेगा। राइट किसके पास होता है? सिर्फ और सिर्फ बायर के पास होता है, सेलर के पास मैंडेट होता है, ऑब्लिगेशन होती है उसकी। That's it for today's video, and please hit the like button and comment down below your suggestions, share it with your friends, and do subscribe our channel for latest updates, and hit the bell icon so that our updates reach to you timely. Thanks a lot for watching this video.